हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल्स बाय व्यूज़ में। और पिछली सीरीज़ में हमने शायद रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिस्कस कर चुके थे हम। और आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, वो क्या होता है। ओके, तो नेशनल इमरजेंसी को हम कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे कि आशीष माथुर सर की पीडीएफ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि what are approval and extension and revocation of the national emergency, and what are the grounds in which the national emergency can be invoked, and what is impact of it, and what are the certain condition in which the national emergency can be issued. Okay, तो थोड़ा इमरजेंसी टॉपिक न्यूज़ में भी है, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे बोलते हैं, वो क्या है। ओके, सो माई सेल्फ पीयूष विश्वकर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है, सबसे पहले इसका जिक्र जो है वो आता है हमारे आर्टिकल 352 में। वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो आर्टिकल 352 में आता है। पीसीएस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पीसीएस में ऑफनली ये पूछा गया है कि जो नेशनल इमरजेंसी है या फिर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो कौन कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो नेशनल इमरजेंसी का जिक्र दिया गया है आर्टिकल 352 में। हम पहले इसके ग्राउंड्स डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द ग्राउंड्स बाय विच द नेशनल इमरजेंसी कैन बी इन्वोक्ड। तो फर्स्ट ग्राउंड इसका है कि एक्सटर्नल अग्रेशन। क्यों होना चाहिए? कि बाय विद्रोह हो कोई। ओके, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, या फिर जो आंतरिक रूप से आर्म्ड रिबेलियन हो। अच्छा, हमें ये देखना है कि पहले आर्म्ड रिबेलियन वर्ड का यूज नहीं किया गया था। पहले वर्ड था सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये 1978 तक था। फिर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड, एंड द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन विल बी एडेड, वॉज एडेड, सॉरी। तो ये क्यों हटाया गया था? बिकॉज जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने क्या किया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करी थी, जो कि क्या थी, वो मनमानापन था बेसिकली। देयर वर नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द इशुएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ओके, तो इसलिए क्या किया गया कि जब मैडम गांधी की सरकार गिरी, तो उसके बाद 1978 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे ये सही किया गया कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द है, इसको बदल के आर्म्ड रेबेलियन या फिर सशस्त्र विद्रोह किया गया। ओके, इसमें एक चीज़ और जो इस पीडीएफ में मिसिंग है, वो ये कि 3 ग्राउंड होते हैं ना। जो थर्ड ग्राउंड है वो है वॉर। कि अगर इंडिया की किसी कंट्री से क्या चल रही है, वॉर चल रही है, तो वॉर इज अ सफिशियंट ग्राउंड फॉर द प्रेसिडेंट टू इशू द नेशनल इमरजेंसी। ओके, अब देख लेते हैं ये कब कब लगाया गया है। तो ये अभी तक सिर्फ 3 बार लगाया गया है। 1961 एंड 1971 में ये लगाया गया एक्सटर्नल अग्रेशन के नाम पे। ओके, एंड इन द 1975 इट हैज़ बीन imposed due to the internal disturbance. Okay, so what are the conditions uh, for issuance of the emergency, for proclamation of the emergency? ओके, तो जो कंडीशंस हैं वो दी गई हैं हमारे लिए आर्टिकल 353 एंड द 354 में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो 356 आर्टिकल है उसकी कंडीशंस दी गई हैं आर्टिकल 353 एंड 354 में। सॉरी, आई मिस्ड, इट वाज आर्टिकल 352। ओके, नॉट आर्टिकल 356। ओके, तो क्या क्या कंडीशन है कि यूनियन कैबिनेट मस्ट रिकमेंड नेशनल इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट, मस्ट रिकमेंड नेशनल इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट इन राइटिंग। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ये प्रोविजन लाया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी की सलाह है वो यूनियन कैबिनेट द्वारा दी जाएगी, वो भी रिटर्न में दी जाएगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट खुद अपनी डिस्क्रिशनरी पावर लगा के नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इसलिए द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट इज मस्ट फॉर प्रोक्लेमिंग द emergency, and the emergency will be valid only for the 6 months। जो इमरजेंसी जब पहली बार में प्रोक्लेम की जाएगी, तो ये सिर्फ 6 महीने के लिए क्या होगी, वैलिड होगी। फ्रॉम द डेट इट इज प्रोक्लेम्ड, जिस डेट से ये प्रोक्लेम की गई उस डेट से 6 महीने तक ये क्या होगी, वैलिड होगी। एंड इट कैन बी इम्पोज्ड इफ बिफोर, ड्यूरिंग एंड, मतलब इट कैन बी इम्पोज्ड इफ बिफोर,
ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। इसका मतलब है कि यह एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन के पहले, उसके दौरान या उसके बाद में भी लगाया जा सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि इसको सिर्फ तब लगाया जाएगा जब कोई भी सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो या फिर कोई बाह्य विद्रोह हो रहा हो या फिर कोई युद्ध जैसी स्थितियां हो, सिर्फ उसी दौरान लगाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वैसी स्थितियां हैं तो इसके पहले भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। ओके, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, अगर लोकसभा क्या हो, भंग हो, देन राज्यसभा अप्रूवल फॉर टाइम बीइंग इज वैलिड। मतलब जितना टाइम बचा हुआ है उस समय के लिए फिर जो राज्यसभा का अप्रूवल है वो वैलिड माना जाता है। देन जब लोकसभा अपनी नई सीटिंग करेगी आफ्टर द डिसोल्यूशन, देन लोकसभा कैन अप्रूव विद इन 30 डेज ऑफ नेक्स्ट सेक्शन। मतलब जब लोकसभा की फर्स्ट सीटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर लोकसभा को इमरजेंसी को क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वी कैन से डिक्लाइंड। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंडेड। मतलब भले ही नेशनल इमरजेंसी लगी है लेकिन जो आर्टिकल 20 है एंड आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं हो सकता। ओके, इसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता। हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी नेशनल इमरजेंसी क्या प्रोक्लेम की जाती है तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि भाई एक क्या करे, नोटिस जारी करके, एक नोटिस जारी करके ये बता सकता है कि कौन कौन से आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो थोड़ी देर के लिए आपके फंडामेंटल राइट कर्व किए जा रहे हैं। ओके, ये प्रेसिडेंट बता सकता है। बट जो आर्टिकल 20 है एंड जो आर्टिकल 21 है, इन दोनों को छोड़कर प्रेसिडेंट कैन कर्व एनी फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, बट neither the article 20 and nor the article 21 will be curbed by the president of India. Okay, only emergency laws are protected from being challenged in court of law and no other laws which are not related to the emergency। मतलब जो इमरजेंसी के लॉज हैं सिर्फ वही प्रोटेक्ट किए गए हैं चैलेंज करने में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब कि किसी भी कोर्ट में जो इमरजेंसी के दौरान प्रस्तुत किए गए कानून हैं उनके खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती है। एवरीवन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू फेस्ड। एक्चुअली कुछ हो गया था, अचानक स्ट्रीम बीच में एंड हो गई थी। तो चलो हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो हम कंडीशंस पढ़ रहे थे दैट व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस दैट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नाउ अब हमें समझना था, हमने समझ लिया था कि जो यूनियन कैबिनेट है उसकी जो रिटन एडवाइस है वो ज़रूरी होती है नेशनल इमरजेंसी के इम्पोजिशन के लिए। एंड जो प्रोक्लेमेशन होगा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी विल बी ओनली वैलिड फॉर द 6 months और फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन। उसका मतलब कि जो डेट है प्रोक्लेमेशन की उसके सिर्फ 6 महीने बाद तक ही इमरजेंसी वैलिड होता है। एंड इट कैन बी इम्पोज्ड इफ़ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। अगर कोई भी एग्रेशन हो रहा है तो उसके पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट इफ़ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड देन राज्यसभा अप्रूवल फॉर टाइम बीइंग इज वैलिड। मतलब राज्यसभा का अप्रूवल तब लेना ज़रूरी होता है। एंड जब लोकसभा की नेक्स्ट सिटिंग होगी तो उसके 30 डेज़ के अंदर लोकसभा से भी अप्रूव कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने ये भी देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो एक नोटिस जारी करके जो सिटीजन्स हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर देता है। थोड़ी देर के लिए वी कैन से थोड़ी देर के लिए वो क्या करता है, उन पर नियंत्रण कर देता है। तो लेकिन क्या सभी राइट को ऐसा कर देता है? तो नहीं। जो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 है दे कांट बी सस्पेंडेड इवन इन द नेशनल इमरजेंसी। ये जो प्रोविज़न है ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा। ओके, एंड नाउ फर्दर ओनली इमरजेंसी लॉज आर प्रोटेक्टेड। हम यहीं पे पढ़ रहे थे कि जो ओनली इमरजेंसी लॉज आर प्रोटेक्टेड, इसका मतलब कि इमरजेंसी जब इम्पोज की गई, फॉर एग्जांपल मान लो कि 2026 में अभी फिर से इमरजेंसी किन्हीं कारणों से लगा दी जाती है। ओके, तो क्या होगा कि इमरजेंसी के दौरान जो लॉ देश की पार्लियामेंट पास करेगी उन लॉ को जुडिशरी के समक्ष पेश करने के लिए
कोई भी वैलिड आधार नहीं है। इट मीन्स द लॉज विच आर पास्ड थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, दे आर नॉट रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ लॉ, ओके, एंड नो अदर लॉज विच आर नॉट रिलेटेड टू द एमरजेंसी। मतलब कि ऐसे लॉज जो एमरजेंसी रिलेटेड नहीं है उन्हें चैलेंज किया जा सकता है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि इसके अप्रूवल का क्या प्रोसीजर था, ओके। द लोकसभा एंड द राज्यसभा बोथ शुड पास विद स्पेशल मेजोरिटी 2 विद इन 30 डेज। स्पेशल मेजोरिटी 2 का सिंपल मतलब है कि जो हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटेड, एंड ऑल्सो जो स्पेशल मेजोरिटी 2 होती है उससे इसको पास कराना ज़रूरी है, वो भी 30 दिन के अंदर। अब इसका एक्सटेंशन एंड द ड्यूरेशन ये थोड़ा देख लेते हैं, ओके। जो इसका एक्सटेंशन है वो इंडेफिनिटली होता है। इसका मतलब इसे अनंत काल समय तक के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। इसे अनंत समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है 6-6 महीने करके। मतलब फॉर सपोज कि 1 जुलाई 2026 को इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इसके 6 महीने बाद मतलब 1 जनवरी को दोबारा 6 महीने तक के लिए इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही 6 महीने के लिए किया जाएगा, ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1 जनवरी को बोल दें कि आगे 1 साल तक के लिए इमरजेंसी लगाई जा रही है। नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए ही इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। अब एमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है बाय द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन अब थोड़ा रिवोकेशन में देख लेते हैं कि इमरजेंसी को हटाता कौन है, एमरजेंसी को रिवोक कौन करता है। तो इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि इसको रिवोक भी करेगा कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन इसको रिवोक करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके रिवोकेशन के लिए जाहिर सी बात है कि अगर लोकसभा कोई भी रेजोल्यूशन पास कर दे बाय द सिंपल मेजॉरिटी, देन द इमरजेंसी विच इज़ प्रोक्लेम्ड विल बी वॉइड, ओके। एमरजेंसी जो प्रोक्लेम की गई थी वो हट जाएगी, ओके। इफ़ लोकसभा नॉट इन सेशन, अगर ये भी तो हो सकता है कि लोकसभा सेशन में ही नहीं है, तो क्या करना है कि 1/10 मेंबर्स कैन सेंड अ नोटिस टू स्पीकर आ प्रेसिडेंट। हो सकता है कि लोकसभा जब सेशन में नहीं है तो लोकसभा के जो मेंबर है उसमें से जो 1/10 मेंबर हैं वो क्या करें, कोई एक नोटिस लें, वो किसको? स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट को एड्रेस करके भेज दें। क्या करने के लिए? इंटेंट उनका क्या हो? टू एंड एमरजेंसी की एमरजेंसी एंड करने के इंटेंट के साथ में वो एक नोटिस प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर को भेज दें। देन क्या होगा कि स्पेशल सिटिंग मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 14 डेज, कि 14 दिन के अंदर ही जो स्पेशल सिटिंग है वो कंडक्ट कराई जाएगी फॉर द रिवोकेशन ऑफ द नेशनल एमरजेंसी। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसके ग्राउंड्स पढ़ लिए। There were 3 grounds. The first one was the war. The second one was the external aggression, and the last one was the internal disturbance, which was renamed in the 1978 as armed rebellion. Okay, these were the 3 grounds, and it is imposed only thrice. Once in the 1961 and 71 by the ground on which external aggression, and in the 1975 it was imposed on the ground of internal disturbance, okay. And there were some conditions which were mentioned in the article 353 and 354. We have read this. Now we are going to read that what will be the impact of the proclamation of the emergency, okay. And impact हमें कहाँ देखना है? जो स्टेक होल्डर्स होते हैं हमें उनमें क्या देखना है? इनके इम्पैक्ट देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव इज अ स्टेक होल्डर, ओके। जो जुडिशरी इज अ स्टेक होल्डर, जो स्टेट है, किसी स्टेट की लेजिस्लेचर, वो भी एक स्टेक होल्डर है। तो हमें इन सब के रिस्पेक्ट में वी विल हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द एमरजेंसी, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ what will be the impact? It is also mentioned in the article 353 and 354. The first one is that the union executive power shall extend to the giving of any direction to any state in the declared emergency area. इसका सिंपल मतलब है कि जो जब इमरजेंसी लगा दिया गया, जब आपातकाल लगा दिया गया, तो उस समय जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, द पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज मच हायर देन द पावर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब अगर यूनियन की एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर देती है स्टेट को, तो स्टेट को वो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, ओके। एंड ऑल्सो द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट।
हम ये जानते हैं कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हमें दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज़ यूनियन लिस्ट, द सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड द लास्ट वन इज़ द कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब है कि ऐसे कुछ क्या है सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकती है, बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कर्ब्ड बाय द पावर ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। हम ये भी देखते हैं कि ये फेडरलिज्म को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, बिकॉज द लेजिस्लेटिव पावर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरलिज्म। ओके, तो क्या हुआ कि जो यूनियन की लेजिस्लेचर है उसके पास सारी शक्तियाँ पहुँच गई कि वह स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है। नाउ द प्रेसिडेंट कैन ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज वेन एवर द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। द प्रेसिडेंट हैव द राइट टू ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज दैट आर नॉर्मली फॉर द स्टेट्स। इसका मतलब कि जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, आर्टिकल 280 में जिसका जो मेंशन्ड है फाइनेंस कमीशन, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं यूनियन एंड स्टेट द्वारा। अब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो क्या करे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस है, उसको अल्टर कर सके, उसको चेंज कर सके, कि कुछ को ज़्यादा दे सकता है एंड द यूनियन कैन रिड्यूस इट्स रेवेन्यू फॉर सम अनदर स्टेट। ओके, बट सच ऑर्डर टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है जैसे स्टेट का रेवेन्यू अल्टर किया जाता है, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पार्लियामेंट के सामने तुरंत ही पेश करना होता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो इलेक्शंस हैं, इट कैन बी लिटिल डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट द इलेक्शन ड्यूरिंग द इमरजेंसी और ड्यूरिंग एनी ऑफ द वॉर। सो व्हाट कैन बी डन। ओके, तो अब देखते हैं कि जो लोकसभा है एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation ceased to exist। थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखो क्या है कि मान लो कि इमरजेंसी लगी हुई है, अब ऐसे में इलेक्शंस कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि जो लोअर हाउसेस हैं, जिन्हें हम लोकसभा बोलते हैं यूनियन लेवल पे, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू द स्टेट लेवल, तो जो लोअर हाउसेस हैं उनकी जो टर्म है, उनकी जो ड्यूरेशन है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट अ टाइम। एक टाइम पे 1 साल के लिए उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर इमरजेंसी ख़त्म होने वाली है, तब इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ओके, एंड द आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड बट ओनली व्हेन ग्राउंड्स आर एक्सटर्नल अग्रेशन। मतलब ये जो आर्टिकल 19 है, हमने अभी देखा था कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि एक एडवाइजरी जारी करके जो सिटीजन्स हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, कर्व कर सकता है। तो जो आर्टिकल 19 है, दैट कैन बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, है ना, उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन तब ग्राउंड सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल अग्रेशन। इट मीन्स द ग्राउंड फॉर द वॉर एंड द ग्राउंड फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस विच इज ऑल्सो नोन एज द आर्म्ड रिवेलियन। इसमें आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर भारत के किसी एक हिस्से में या फिर संपूर्ण भारत में कोई सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उस दौरान जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी। ओके, इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव फर्दर। सच ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर पार्लियामेंट, वही है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को थोड़ी देर के लिए ऑर्डर करना है, तो ऐसे ऑर्डर को तुरंत पार्लियामेंट के समक्ष लाना ज़रूरी होता है। अब हाँ, इसका इम्पैक्ट कैसा है, मैंने बताया ना कि फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट करता है। द यूनियन बिकम्स मोर पावरफुल दैन द स्टेट लेजिस्लेचर। सो द नेशनल इमरजेंसी मेक्स इंडिया यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब है वेयर द बाईकैमरलिज्म, द फेडरलिज्म इज प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट within the Indian Constitution there are some provisions by which India can also act as a unitary organization or unitary state. It does not lead to dissolution or suspension of state legislature or executive. लेकिन अगर ये यूनिटरी की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसने अपनी सारी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है या फिर सारी स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उन्हें सस्पेंड कर दिया है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस ये है कि इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि जितने देर के लिए इमरजेंसी क्या है इन्वोक की जाएगी, उतनी देर के लिए
जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो क्या हो जाती है, मोर पावरफुल हो जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा वीडियो नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो अगला वीडियो हमारा होगा what we can say for the state emergency which is also known as the president rule। so बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। अगर आपको समझ आया हो, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगा हो कि आपका थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन हुआ है, थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ है आपकी जानकारी में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एक्चुअली इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर अस टू ब्रिंग सच conceptual talk, to bring such intellectual videos that can be a breakthrough for your UPSC preparation। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।